भागलपुर के कहलगांव सलेमपुर सैनी के रहने वाले बुग्गी राम का पुत्र इंटर का छात्र राजा राम ने महज 16 वर्ष की उम्र में एक अद्भुत आविष्कार किया है। एक ऐसे मोटरसाइकिल का इजाद किया है जिसके बैटरी को एक बार चार्ज करने पे तकरीबन 150 किलोमीटर तक वो चलती है, वो भी मात्र 15 से 20 रुपये खर्च कर 2 घंटे चार्ज करें और 150 किलोमीटर की दूरी तय करें। युवा वैज्ञानिक राजा राम ने कहा कि अभी मैं इस डिवाइस पर और काम कर रहा हूं जिससे यह मोटरसाइकिल को चलाने के लिए कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटरसाइकिल जितना चलेगा यह स्वतः चार्ज होता रहेगा। वहीं राजा राम ने इस मोटरसाइकिल को तैयार करने में करीब 20 से 25 हजार रुपये खर्च आने की बात कही है। मोटरसाइकिल में डिक्की के साथ साथ कई फीचर्स भी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक यह मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। साथ ही अगर आपने शराब पी रखी है तो मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी और अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो उसे अपने मोबाइल से लॉक कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट लॉक की भी व्यवस्था है। बताते चले कि यह मोटरसाइकिल राजा राम ने कबाड़ के सामानों को जुगाड़ कर तैयार किया है। वहीं गांव वाले इस आविष्कार से काफी खुश दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि इस होनहार युवा राजा राम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम सभी गांव वाले काफी खुश हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही यह विश्व पटल पर छा जाएगा जिससे हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा। बचपन से ही बना रहे हैं। ये स्कूटी बनाने का शौक यही आया कि जो देखे अभी फ़िलहाल में जैसे कि पेट्रोल का भी दाम बहुत ज़्यादा हो गया और उसके साथ साथ जो मार्केट से में स्कूटी आया उसका भी देख रहे प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल हमारे जैसे कि हम सब तो एक जैसे कि नॉर्मल मतलब अथी से पड़ जाते हैं और उसमें सोचे कि हर किसान को एक मतलब कम प्राइस में स्कूटी दिया जाए, तो वही उसी के कारण बनाने का इसका प्रयास किया और अभी बन के तैयार हो गया है। क्या फ़ायदा है इसमें यही पैदा है कि जो हमारे अथी अभी मार्केट में स्कूटी आया है इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसमें ज़्यादा प्राइस पड़ रहा है और जो हम स्कूटी बनाए इसमें कम प्राइस पड़ रहा है। क्या क्या फीचर है इसमें अभी फीचर तो एक नॉर्मली है जो कि बैटरी से चार्ज कीजिए और चलाए, लेकिन इसमें अभी और डेवलपिंग कर रहे हैं जैसे कि कभी इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि सक्सेस हो जाएगा। एक बार चार्ज करने से कितना किलोमीटर चलेगा? अभी तो एक छोटा सा बैटरी लगाया जो कि अभी तो कम दूरी करता है, लेकिन इसमें अगर बड़ा बैटरी लगा दे तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। कितना? मतलब जिस प्रकार से बैटरी लगा उस प्रकार से बैटरी अभी चलेगी। स्पीड पर क्या काम कर रहा है? स्पीड पे अभी इसका 20 से प्लस स्पीड है, लेकिन स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो मेरा भी मैंने है। और भी कुछ इसमें इजाद किए हैं या सोचे हैं? हाँ, और भी इसमें सोचे हैं जैसे कि स्मार्ट हर एक चीज़ इसमें स्मार्ट सुविधा रहेगा कि जैसे कि मार्केट में होता है कि मार्केट में स्कूटी लगा दिए लेकिन उसमें होता है कि चोर उसको चोरी कर लेता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता क्योंकि स्मार्टफोन से कनेक्ट रहेगा। जब तक स्मार्टफोन में कोड नहीं डालिएगा इसका तब तक स्कूटी ऑन नहीं होगा। और उसके साथ साथ इसमें कोई जैसे कि अभी विदाउट अगर हेलमेट पहन कर चला रहे लेकिन इसमें और लगाएंगे डिवाइस जो कि हेलमेट अगर जब तक नहीं पहनेंगे तो स्कूटी नहीं चलेगी। क्या खर्च पड़ेगा इसमें? अभी हमको खर्च पड़ गया 15 हज़ार से प्लस पड़ गया, लेकिन जो जब मार्केट में लॉन्च होगा तो थोड़ा सा इसमें और क्वालिटी भी होगा तो कम मतलब प्राइस में मिल जाएगा। अभी सारी सुविधा इसमें नहीं दे पा रहे? अभी सारी सुविधा नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसे का अभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं। भागलपुर जैसे छोटे शहर में उच्च शिक्षा देने वाली IIIT भागलपुर लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पूर्व में जहां पहले ही बैच के 100% छात्रों का प्लेसमेंट बेहतर कंपनियों में हुआ था, वहीं अब तीसरे बैच के 7 छात्रों का चयन अमेजन कंपनी में हुआ है। अमेजन से 45 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला है। साथ ही इंटर्नशिप के दौरान 80 हजार रुपये भी मिलेंगे। चयनित होने वाले छात्रों में से बिहार के कैमूर जिले के धीरज, चंदौली उत्तर प्रदेश निवासी अश्वनी सिंह, हैदराबाद निवासी परवीन शाश्वत, वाराणसी निवासी पुनीत सिंह, अभिषेक मौर्य, बिहार के बाढ़ निवासी हर्ष कृष्णा, रत्नेश गुप्ता शामिल है। इन छात्रों को जनवरी 2023 से अमेजन पर इंटर्नशिप की पेशकश हुई है। जून 2023 में इंटर्नशिप पूरा करने के बाद इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। पैकेज मिलने से छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। संस्थान के निदेशक अरविंद चौबे ने बताया कि यहाँ भी प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। तीसरे बैच का प्लेसमेंट शुरू हुआ है। कई छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। इसी कड़ी में अमेजन कंपनी ने 7 छात्रों को 45 लाख रुपये पैकेज ऑफर किया है। बहुत सी कंपनियां आनी बाकी है। अमेजन ने 2017 बैच में 30 लाख का पैकेज दिया था। आपको बता दें 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। कॉलेज के पास खुद का भवन नहीं है। वर्तमान में कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस स्थित भवन में संचालित हो रहा है। नए भवन का निर्माण कार्य जारी है। में प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये 3rd बैच है जिसका प्लेसमेंट शुरू है। करीब 45-50% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। उसी के तहत 2019-23 बैच के जो 3rd बैच के जो बच्चे हैं, अमेजन कंपनी करीब 45 लाख का पैकेज ऑफर की है
और इनको साथ में 80,000 का इंटर्नशिप भी आफ्टर 6 मंथ के बाद इनको दिया गया है। तो इस तरह करीब करीब अराउंड 45-50% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। बहुत सी कंपनी अभी आने बाकी है। ये प्लेसमेंट प्रोसेस करीब दिसंबर जनवरी तक चलती है। किस डिपार्टमेंट? इस जो 7 जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें 3 CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। कैसे आपसे संपर्क हुआ? ये जो कंपनी अमेजन, ये हमारे जो फर्स्ट बैच 2017 और 21 का जो बैच है उसमें भी आ चुकी है। उस समय इन्होंने 30 लाख का पैकेज दिया था और एक ही बच्चों का सिलेक्शन किया था, लेकिन इस बार इन्होंने 7 बच्चों का सिलेक्शन किया और 45 लाख का पैकेज दिया। यस, तो मैंने अब तक का सबसे लार्जेस्ट पैकेज है। मेरा नाम हर्ष कृष्णा है। मैं CS डिपार्टमेंट का हूँ। मुझे अमेज़ॉन में अभी इंटर्नशिप में 80,000 पर मंथ और फुल टाइम का 45 लाख का पैकेज लगा है। आगे मैं अभी फ़िलहाल तो कंपनी में जाके इंटर्नशिप में तैयारी करना चाहूँगा और आगे अमेज़ॉन के साथ अब खुद को बढ़ता देखना चाहूँगा। क्रेडिट मैं पूरा क्रेडिट मैं अपने कॉलेज को देना चाहूँगा, मेरे डायरेक्टर सर जिनके गाइडेंस में ये सब हुआ, गौरव सर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को लाने में इतना मेहनत करते रहे, पूरे फैकल्टी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सबको। भागलपुर में चल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ किया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री ने आम लोगों के द्वारा शहर से वायुयान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर कहा कि सरकार में रहते उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार हवाई अड्डा के लिए जमीन मुहैया कराए और वो प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार से विनती कर एयरपोर्ट सेवा यहां से शुरू करवा देंगे। उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी अपने क्षेत्र में हवाई सेवा को लेकर कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने उसमें भागलपुर की भी चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो जमीन दे, केंद्र सरकार यहाँ से एयरपोर्ट चालू करेगी। कि पहले प्रधानमंत्री से मिला था पार्लियामेंट में, एक ही बार गया था, वो भागलपुर एयरपोर्ट के लिए गया था मैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हर जगह जो एयरपोर्ट बनता है वो राज्य ज़मीन देती है। अब हम सरकार में थे तो हम बाहर तो नहीं बोल सकते थे, अंदर तो हमने रिक्वेस्ट कई बार उनसे किया था। कई बार किया। 3 पुल बन गया, एक एक्स्ट्रा बन रहा है, डबल 4 लेन हो गया। उसके बाद छपड़ा वाला पुल है तो जमुना पार की तरह हो गया ना, नोएडा की तरह हो गया ना, छपड़ा हाजीपुर, गंगा पार, जमुना पार वहाँ है, यहाँ गंगा पार हो गया। तो वहाँ पे सबसे अभी दूरी क्यों होती है? अगर दरभंगा में मीटिंग होती तो हम पहुँच जाते। तो हम लोग ये भी भागलपुर के विकास के लिए मेरा जो दायित्व था एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर वो हमने किया। एक चीज़ जो रह गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, मैंने पहले एज ए मंत्री अनाउंस किया है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है 125 करोड़ का देना है तो वो हक न मारे। हमारी पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको भी, कितना 125 करोड़ के करीब है आयुर्वेदिक कॉलेज वाला। मैंने कैबिनेट में उठाया था और मुझे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वचन को पूरा करेंगे। अब हम लोग सरकार में अलग हैं, सरकार के बाद तो हम आए ही थे, एक बार बात हो गई थी। तो भागलपुर का जो इलाका है, अब हम MLC हैं, अभी तक हमने MP MLC फंड भी खर्च शुरू नहीं किया। अब ये जो MLC फंड है वो 100% भागलपुर ज़िले में ही खर्च होगी। पहले भी मैंने वहाँ लिख के यहाँ दे दिया, तो मेरे प्रतिनिधि भी हैं ये, लेकिन बड़े काम के लिए होगा, नाला नाली इसके लिए नहीं होगा, कुछ बड़ा काम करेंगे। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल,
Buy 1 get 4, buy 2 get 5 on fresh arrival। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एक तरफ जहां एनटीपीसी कहलगांव की सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीआईएसएफ की फौज तैनात है, वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के प्लांट एरिया के दक्षिणी भाग खरवाटोला गांव की तरफ से दीवार में कई जगह ऐसे छेद हैं जिससे कोई भी आदमी आसानी से आर पार हो सकता है। शायद यह प्लांट एरिया के लिए बहुत बड़ी चूक है। इससे एनटीपीसी के प्लांट एरिया में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देश की महारत्न कंपनी में एक एनटीपीसी कहलगांव लिमिटेड की सुरक्षा में इस तरह नजरअंदाज करना शायद महंगा पड़ सकता है। एनटीपीसी प्लॉट एरिया के खरवाटोला गांव की तरफ से दीवार में लगे पानी निकासी के लिए छोड़े गए रास्ते में लोग रॉड को हटाकर आने जाने का रास्ता कई जगह पर बना दिए है, जिससे आराम से कोई व्यक्ति प्लांट एरिया में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। वहीं छोटे बच्चे और जानवर भी आराम से प्लांट एरिया में जाकर निकलते देखे जा सकते हैं। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गेट पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एनटीपीसी की दीवार में कई जगह सुराख बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस दीवार के छेद से बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि जानवर आर पार करते हैं और बेधड़क आना जाना होता है। किसी प्रकार की रोक रुकावट नहीं है या कहीं से सही नहीं है। कभी भी किसी बड़ी घटना को इस तरह अंजाम दिया जा सकता है। इसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की अनदेखी करने से एनटीपीसी के प्लांट में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जब देखते हैं तो सिर्फ गेट पर ही सुरक्षा दिख रही है। हम लोग कई बार जाते आते देख रहे हैं, जो नज़दीक में सामने देख रहे हैं एक गड्ढा है, इसमें कई लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं। ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है। वो भी होता होगा, इस पे प्रबंधन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र भीकनपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान सूरज कुमार की इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक जवान का इलाज वेल्लोर में चल रहा था। जवान सूरज कुमार की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर देखी जा रही है। देर रात उनका शव भीकनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा, जिसके बाद आज शव यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और बरारी शमशान घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। मुखाग्नि उनकी बेटे अभिजीत ने दी। उनकी अंतिम विदाई सीआरपीएफ के जवानों द्वारा सलामी देकर किया गया। परिजनों के मुताबिक सूरज जम्मू कश्मीर के एलओसी पर तैनात थे। कुछ दिन पूर्व भी उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था। वो बीएसएफ नंबर 152 बाड़गोरा असम इंडिया में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। कैसे घटना हुई है? ये घटना ये सीआरपी के अंदर में 2000 के भर्ती थे और ये करीब 5 बटालियन इन्होंने अपनी यात्रा सफ़र करके ये 6ठा बटालियन में जा रहे थे 152 से 85 बटालियन के अंदर में। जब 85 बटालियन से इनको जेपी मिला था, जर्निंग पीरियड के दौरान था, उसी अचानक ये जैसे अपने नियरेस्ट स्टेशन में जब उतरे तो उनको अचानक ही बीमार पड़ गए। बीमार पड़ा, किसी दूसरे के जरिए इनको सूचना दिया गया, इनके बाल बच्चे सबको दिया गया और वहाँ से दिया। फिर उनको उसी हालात में लेके उनको बेंगलोर चला गया, वेलोर।
बेलोर में गया, वहाँ करीब 15 दिन, हम कितना दिन रुकना चले रहे बेलोर, 10-12 दिन हम लोग रुके थे वहाँ पर। ट्रीटमेंट के बाद हम 13 तारीख को वापस आना था। 12 को अचानक हम लोग ने उनका जो लास्ट ये था ये हुए, उसी के उपरांत इनका हार्ट अटैक हो गया। और कैसे हुई है ये 12 तारीख को 2 बजे वेल्लोर में वो लोग थे और सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से वो आए। वो कहते हैं ना कि अगर मौत लिखी हुई है तो वो हो ही जाती है। सब चीज़ से बच गए थे। बहुत कुछ हुआ था पिछले 2 महीना में, जॉन्डिस, फिर हेमोग्लोबिन की कमी, सब कुछ, लेकिन लास्ट में कार्डियक अरेस्ट आ गया। इस कारण से उनकी उसी समय मौत हो गई। आप लोग को कब सूचना हुई थी? जी, मैं माउंट सीसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 12th में। मैं स्कूल से आ ही रहा था और मुझे अचानक से घर पे जैसे मैं पहुँचा तो मुझे आवाज़ आया कोई रो रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ आशंका है कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा था ये हुआ होगा। 2 बजे पता चला कि ऐसा हुआ है, कंफर्म हुआ 4 बजे कि पापा हमें छोड़ के चले गए। भागलपुर में चल रहे भाजयुमो बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन समारोह में भाग लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भागलपुर पहुंचे। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अपने भाषण में कई चीजों की चर्चा की। उन्होंने भाषण के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चांदी की चम्मच से बचपन से खा रहे हैं उन्हें गरीबी क्या मालूम, और किसान को मिलने वाले 6000 रुपये अनुदान मिलने पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो गरीब है उन्हें यह पता है कि इन रुपयों का क्या महत्व है। बेगूसराय की घटना पर उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर से बीते समय में चला गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजयुमो के युवा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब देश के कुछ राजकुमार हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि 6000 रुपये का क्या महत्व है। ये हम जो किसान के बेटे हैं, गरीब किसान के बेटे, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई पढ़ता था, मैं जब मोतिहारी उस समय प्री होता था, मैट्रिक पास करता, तो प्री में जब गया तो महीना के अंत में शनिवार को घर आते थे 50 रुपया मिलता था, और रविवार को लौटना। मेरे पास पैसा है। अब देश के कुछ राजकुमार हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि 6000 रुपये का क्या महत्व है। ये हम जो किसान के बेटे हैं, गरीब किसान के बेटे, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई पढ़ता था, मैं जब मोतिहारी उस समय प्री होता था, मैट्रिक पास करता, तो प्री में जब गया तो महीना के अंत में शनिवार को घर आते थे 50 रुपया मिलता था। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गया है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चौमुखी विकास हेतु उप महापौर पद के लिए मुस्लिम मैंडेटरी डिग्री कॉलेज भागलपुर के प्राचार्य मोहम्मद सलाउद्दीन अहसन अपना भाग आजमाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर के विकास के लिए कार्य करूंगा और भागलपुर को खुशहाल और स्वच्छ बनाने की कवायद करूंगा। भागलपुर के प्रसिद्ध शिक्षाविद मोहम्मद सलाउद्दीन अहसन के नगर निगम चुनाव में उप महापौर पर दावेदारी करने से उप महापौर पद का मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। पूरी जनता मतलब स्वयं फ़ोन करके कह रही है कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है और आप जैसे लोग को आना चाहिए। आप तो लेट कर रहे हैं, जिसे आपका पिछला क्वेश्चन भी था कि आप क्यों सोचा, तो ये आम पब्लिक की भी राय है। तो हमने तो बताया ही कि उस वक्त हम सक्षम नहीं समझते थे अपने को कि हम इस रेस में इनका मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है और लोग का जो प्यार मिल रहा है, मोबाइल के द्वारा जो उनका कॉल आ रहा है, इससे और उत्साह मेरा बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों का सपोर्ट पूरी तरह 100%। जो गैर राजनीतिक हैं वो भी मुझे फ़ोन करके कर रहे हैं, जो कि हम नहीं समझते हैं कि वो राजनीति से उनका कोई लेना देना, लेकिन वो कह रहे हैं कि न आप लड़िए और इस शहर को देखिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि विकास पूरा भागलपुर नगर निगम में सभी वार्डों में हुआ है? देखो, विकास चलता फिरता दौर है, मतलब हमेशा होते रहना। आज ये हुआ तो कल विकास का कोई दूसरा रूप भी आएगा। और ये शहर स्मार्ट सिटी में है, तो स्मार्ट सिटी में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी धरातल पर नहीं उतर पाई है और इसमें डिले टेंडेंसी भी है। आज स्मार्ट सिटी होने से कई एक वर्ष हो चुके हैं,
तो हम चाहेंगे कि वो जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द भागलपुर में उतरे और भागलपुर शहर के लोग इसका लाभ लें। आप खड़े हो रहे हैं यहाँ के भागलपुर की जनताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना? भागलपुर के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप भागलपुर के शहर को अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो एक अच्छे कैंडिडेट को ज़रूर चुनिए। अगर आप मुझे अच्छा नहीं समझते हैं तो हम खुलेआम ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कीजिए, लेकिन ऐसे लोग को ज़रूर लाइए जो भागलपुर के शहर को डेवलप कराए और आपके नज़र में अगर वो बेहतर है तो उसके लिए भी आप ये है, हम आज़ादाना तौर पर आज प्रेस में कहना चाहते हैं कि आप मुझे बेहतर समझते हैं तो मुझे कीजिएगा वोट, और अगर मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है तो आप उसको भी दे सकते हैं। बेगूसराय में कल 10 लोगों को गोली मारे जाने की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिला को अलर्ट कर दिया गया है। भागलपुर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि बेगूसराय की घटना के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है, पुलिस गश्ती में किसी भी तरह की कोताही न बरते। घटना की सूचना होने पर त्वरित कार्रवाई उस पर करने का आदेश दिया गया है। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अलर्ट को लेकर पूरे जिले में पुख्ता तरीके से गश्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए सभी थाना के थानाध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी है और बिहार झारखंड बॉर्डर पर विशेष रूप से चुस्त व मुस्तैद रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले भारी मात्रा में शराब बरामद हुए थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी, जिससे कई राज सामने आए हैं, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बेगूसराय में जो कल घटना हुई है उसको लेके हम लोगों ने सभी थाना की गश्ती को अलर्ट किया है और कल पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी समीक्षा वीसी में इस बात के लिए विशेष निर्देश दिया गया था कि हम लोगों को जो अपनी गश्ती है उसको और सशक्त करना है, उसको अलर्ट करना है। सभी थाना को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि गश्ती गाड़ी को टाइम पर निकालें और पहले से निर्देश है कि गश्ती गाड़ी में एक रजिस्टर रखा जाएगा। वो जो भी गाड़ियों को चेक करेंगे उसको अपनी गश्ती पंजी में नोट करेंगे। इसके अलावा जो भी संवेदनशील स्थल उनके गश्ती के रूट में हैं वहाँ पर वो विजिट करेंगे। जो स्थानीय लोग हैं, बाज़ार के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके लगातार उनके संपर्क में रह के उनसे इनपुट लेते रहेंगे। तो ऐसे तमाम तरह के निर्देश गश्ती के संबंध में पहले से दिए गए हैं। इसको हम लोगों ने फिर से सभी थाना को दोबारा निर्देशित किया है ताकि गश्ती के लोग संवेदनशील रहें। ये भी कहा गया है कि अगर कहीं पे कोई आपराधिक घटना घटती है, कहीं पे कोई लूट डकैती या अन्य वारदात होती है, तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी ये देखेंगे कि उस टाइम पे उस थाना की गश्ती गाड़ी कहाँ थी, वो अपनी ड्यूटी लगातार समुचित तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और अगर गश्ती में कहीं लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने गश्ती में जहाँ जहाँ त्रुटि पाई थी वहाँ पे संबंधित पदाधिकारी और कर्मी को स्पष्टीकरण पूछा है। अब उनकी हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे पुलिस लाइन में। उनको बताया जाएगा कि गश्ती के टाइम पे क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और गश्ती की संवेदनशीलता क्या है। ये ट्रेनिंग की जो बात है, इस तथ्य को उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। इसके बाद अगर दोबारा उनके स्तर से कहीं लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध त्वरित रूप से अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उसके बर्खास्तगी सहित तमाम तरह की कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त है। तो इन चीज़ों से सभी को अवगत कराया जा रहा है ताकि गश्ती को एकदम कड़ाई से लागू किया जा सके। सर, जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम, तरह के जो बैड एलिमेंट हैं जिनकी रंगदारी या आर्म्स एक्ट में जो लोग पहले से चिन्हित हैं, लूट या अन्य वारदात को अंजाम दिए हुए हैं, ऐसी सभी लोगों की सूची थाना के स्तर पर बनाई गई है। समय समय पर ऐसे लोगों का सत्यापन किया जाता है, उनकी गतिविधि को देखा जाता है। जेल से जो लोग छूट कर आते हैं और जिनका हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप से उनका करैक्टर पहले का रहा है, ऐसे लोगों पे भी नज़र रखी जाती है। उसके लिए हम लोग सभी संबंधित थाना को ऐसे अपराधी के छूटने की सूचना देते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार नज़र रखने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे लोग जब हथियार जुटाते हैं या किसी क्राइम की योजना बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनके इस तरह की गतिविधि को समय रहते टाला जा सके। भागलपुर में आए दिन चोरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मामले का उद्भेदन पुलिस के द्वारा तो कर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर चोरी का मामला फाइलों में दबकर ही रह जाती है। बीते दिन देर रात्रि बबरगंज थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। विद्यालय के कई खिड़कियों को तोड़कर चोरों ने विद्यालय में रखे लाखों रुपये मूल्य के सभी सामान पर हाथ फेर दिया।
वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देते हुए स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इसका लिखित आवेदन बबरगंज थाना में विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा दिया गया है। वहीं वार्ड संख्या 42 के समाजसेवी दीपक शर्मा ने कहा, स्कूल प्रशासन की उदासीनता के कारण स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। फिर कल भी यहाँ जो है बहुत प्रकार का मैंने खिड़की जो है 11 तरह का खिड़की उसको यहाँ से मैंने लेके भाग गया। मैंने जब यहाँ स्कूल मैंने ख़त्म हो जाता है मैंने बच्चे सब के लिए, उसके बाद अब कब ले जाता है हम लोग को मालूम नहीं होता है। रात में ले जाता है, 8 बजे रहता है, 10 बजे रात नहीं जानते हैं हम लोग। सूचना लोकल थाना या कहीं आवेदन लोकल थाना तो दे दिए हैं, लोकल थाना दे दिए हैं। तब वहाँ से उन्हें लेंगे, उसके बाद तब फिर ऑफिस भेजेंगे अपना। मुझे रिसीव में आए तब ना भेजेंगे कि हम भेज रहे हैं, इसीलिए। पूर्व के दिनों में भी शायद चोरी हुई, बहुत प्रकार की चोरी, बहुत बार चोरी हुई है यहाँ। लोकल थाना कोई एक्शन नहीं लेते थे। अब क्या बताया जाए लोकल थाने का, अब क्या लेते हैं जाने लोकल थाना ना। कौन सा थाना पड़ता है आपका? बबरगंज थाना। देखिए 9 तारीख के दिन जो है यहाँ पर जो है चोरी हुआ था और सामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार हमारे स्कूल में दीवार को तोड़ करके, पीछे की तरफ दीवार है उस दीवार से तड़प करके काफ़ी लोग आते हैं हमारे विद्यालय में, जहाँ पर कि जो है नशा खुरानी का अड्डा लगा हुआ रहता है। और 9 तारीख के दिन जो है यहाँ पर हमारे स्कूल में, हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है, इस स्कूल का जितना भी खिड़की है लोहे का लगभग 4 कुंटल के आसपास, वो सारा दरवाज़ा को चोर जो है तो चोरी करके लेके चला गया, जिसकी सूचना हमें आसपास से मिली। और उसके बाद हम स्कूल में आए, उसके बाद मैंने प्रधानाध्यापक को कहा कि एक लिखित आवेदन आप भी दीजिए थाना में, हम लोग समाज के लोग भी आपके साथ में हैं, इसका विरोध करते हैं नशा के खिलाफ़। और थाना में दिया हुआ है आवेदन। बस अनुरोध है हमारा थानाध्यक्ष से कि उचित कार्रवाई की जाए। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल निवासी 53 वर्षीय लालचंद यादव 11 सितंबर से अपने घर से लापता है, जिसके बाद उनके परिजनों ने काफी खोजबीन की और लालचंद का कोई सुराग नहीं मिलने के बाद उसकी पत्नी और बेटी 0 माइल थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस कारण अब तक लालचंद की बरामदगी नहीं हो पाई है। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज लालचंद की पत्नी और बेटा एसपी कार्यालय पहुंचकर सीनियर एसपी से मिले और अपने परिजन से सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस कप्तान ने लालचंद के परिजन की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। बताते चले कि लालचंद यादव 0 माइल के पास ज्योति बिहार का रहने वाला है और वो एक ड्राइवर है। लालचंद यादव की पत्नी रूबी देवी ने जमीनी विवाद में अपने पति के ही भाइयों के द्वारा उसके पति को अपहरण कर ले जाने की बात कही जा रही है। क्या घटना हुआ है? घटना भी मैंने जमीन जो बारे में चले पहले टेंशन पर गोतियारी वही जमीन जो मोटर में गोतिया हमरा बोले के हमरा यहाँ गार्जियन के या यहाँ वहाँ गेले अब ओकरा सब बातचीत कर लेते कलार बाद कलम को गार्जियन कौन किनको बोला है? लालचंद यादव को बोले। कौन लगता है आपका? क्या मैटर हुआ था जो बुलाया? जमीन में तो न बोले। कौन बुलाया था? अशोक यादव, वासुदेव यादव, रंजन यादव और रितेश यादव। और कोई है? तो वही दिनों से घटना हुई, वही चारों। कब निकला है घर से? ऐसा गाड़ी कमरा पता नहीं से कैसे क्या तारीख को निकला है? 11 तारीख। अच्छा ये बतलाइए आपको किस पे संदेह आ रहा है? संदेह हमरा कोई मतलब दूसरा से हम केकरे कुछ लेला छै केकरे कुछ मने में धारे छै टेंशन गोतियार छै गोतियारी मने उ सब हमरा धमकी दे छै मतलब जमीन तो हिस्सा करबा छै जमीन हिस्सा करे तो जमीन भोगा नहीं पाए सासू करके तो जमीन बंटवारा करवा ले छै तोरा छज बंटवारा करवा दे गोतनी भी करके तोरा छज मने जे तो सोचे छै कि मने टका कमा दे मुट्ठी उ तो भोगा नहीं पर में टका कवन पूजा देवी और खुशबू देवी। पति का क्या नाम है उसका? रंजन यादव। और खुशबू देवी का? खुशबू देवी पति रंजन यादव। और इसका पूजा देवी का? रितेश यादव। हाँ तो क्या बोला आपको? जमीन बंटवारा का अच्छा तरह जमीन भोगत दो। आप जो 0 माइल थाना में आए आवेदन देने के लिए किस लिए आए?
वही हमको पता थी कि जब में वेतन देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? कहाँ जाइएगा? भागलपुर के मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में इस्कॉन भागलपुर के द्वारा आगामी 4 दिवसीय श्री कृष्ण कथा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 15 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण कथा के बाल लीलाओं पर चर्चा होगी। इस 4 दिवसीय आयोजन में बनारस के भक्ति आश्रय वैष्णो माता के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पर 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस्कॉन के ईश्वर रामदास ने बताया कि पितृपक्ष के अवसर पर कृष्ण कथा सुनने के बहुत ही लाभकारी फल मिलते हैं। इसको लेकर कई जिलों के भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और कथा का आनंद उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ईश्वर रामदास, रुचि रविदास, श्री यश शाह, रोहित झुंझुनवाला, सुरेश मेहता, श्रवण बाजोरिया के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये 4 दिवसीय कृष्ण कथा सत्संग हो रहा है 15 सितंबर से 18 सितंबर। समय 3:30 शाम को 7 बजे तक होगा। और परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णो स्वामी महाराज वृंदावन से आ रहे हैं और वो सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका जन्म जगन्नाथपुरी के पास का है और पूरे विश्व में कृष्ण कथा के लिए वो भ्रमण करते हैं। अभी वो कलकत्ता से आ रहे हैं, उसके बाद में वो दिन पटना होते हुए वृंदावन जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हर जगह वो भ्रमण किए हैं कृष्ण कथा के लिए। और बड़ा ही दुर्लभ उनका संग, वो बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट के कारण वो आए हैं 4 दिनों के लिए। तो पहले 2 साल पहले आए थे जब 2019 में, उसके बाद कोरोना के बाद नहीं आ पाए। हमने रिक्वेस्ट किया हर साल यहाँ पर वो आएँ। और कृष्ण कथा का मौका वो भी पितृपक्ष के समय में, पितृपक्ष में कृष्ण कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और इसका जो पुण्य है उनको इतना लाभ देता है कि जो पिंडदान का लाभ होता है उससे ज़्यादा लाभ अगर कोई कृष्ण कथा सुनता है, भागवत कथा सुनता है, उसका लाभ पितरों को मिलता है और पितृपक्ष में, और इसलिए उसका श्रवण का बहुत लाभ है। पुण्य लाभ खुद को भी है और पितरों को भी है।